हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के भी कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं अपनी कार से जैसे घर के आंगन में घुसा, मेरी नज़र बोगनवेलिया पर पड़ी। सच, कितना मनमोहक रंग था उसका, खिला खिला सा चटक रानी कलर, कितना खूबसूरत लग रहा था। फिर एक ठंडी हवा का झोंका श्रेया की याद दिला गया। लाख कोशिश करने पर भी उसे भुला पाना आसान नहीं। उसने बॉटनी विषय में एमएससी की थी, तभी तो उसे पेड़ पौधों का बहुत ज्ञान था। हर पौधे के बारे में वह बताती रहती थी कि आरुकेरिया लगाना हो तो जोड़े में लगाना चाहिए, लेकिन एक पौधा ही उसका बहुत महंगा आता था। मैंने कहा था कि यदि शौक पूरा करना है तो एक ही लाकर लगा लो। उसमें सामने लॉन में कई रंगों के गुलाब लाकर लगाए थे, जो उस घर में आज भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके बाद उसने बहुत ही खूबसूरत और दुर्लभ पौधे मंगवा कर लगवाए, ये जिनके बारे में मैं जानता भी नहीं था। वह कहते थे जो कि लिप्टस तो घर में कभी भूल कर भी मत लगाना, उसके जड़ें जमीन का सारा पानी सोख जाती है और उसे देखने के लिए गर्दन पूरी ऊपर करनी पड़ती है। और वह अपनी गर्दन पूरी ऊपर करके बताती। श्रेया की उस अदा पर हंसी आ जाती थी। मैं मन ही मन सोचता कि कब तक याद करके पल पल मरता रहूंगा, मुझे उसे भूल जाना चाहिए। मगर दूसरे ही पल मन ही मन सोचता कि उसे भूल जाना इतना आसान नहीं है। घर में घुसने से पहले मन उदास हो गया। घर के बाहर जो मेरी नेम प्लेट लगी थी वह भी उसी ने बनवाई थी, और उसे देखकर कहा था कि वाह रोहन चौधरी जी, अब तो बड़े रूपदार लग रहे हो। उस दिन रविवार था, किताबों की अलमारी साफ किए बहुत समय हो गया था। सो मैंने यह निश्चय किया कि बहादुर को कह दूंगा, उसे जब समय मिलेगा वह अपने हिसाब से इसकी सफाई कर देगा। लेकिन बहादुर उसकी सफाई करे उसके पहले कुछ बेकार किताबों को रद्दी में निकालने के लिए उन्हें एक बार देख लेना चाहिए। यह सोचकर मैंने किताबों की अलमारी खोली और किताबें निकालने लगा। दो पुरानी किताबों के बीच में से एक खूबसूरत सा कार्ड निकला, जिस पर लिखा था रोहन वेट श्रेया। यह कार्ड भी उसी ने ही पसंद किया था। कहने लगी थी कि अगर तुम्हें भी पसंद हो तो इसमें हम लाल रंग की जगह हल्का गुलाबी और सुनहरी रंग करवा दें। आज भी वह शादी का कार्ड ज्यों का त्यों था और मुंह चिढ़ा रहा था कि तुम जो इतना अपनी मोहब्बत का दम भरते थे उसका क्या हुआ। सच हुआ प्रेम विवाह था या पारंपरिक विवाह, कोई कह नहीं सकता था। मैंने श्रेया को देखा, वह मुझे इतनी पसंद आ गई कि यह चाहत प्रेम में कब बदल गई पता ही नहीं चला। फिर भी यह कहना गलत होगा कि यह प्रेम विवाह था। मैंने घर वालों की रजामंदी से सभी रिश्तेदारों के बीच हिंदू संस्कारों को पूरा करते हुए पारंपरिक तरीके से यह विवाह किया था। श्रेया दुल्हन के रूप में घर आई। इतनी खूबसूरत बहू पाकर सभी खुश थे। श्रेया को जैसे कुदरत ने स्वयं अपने हाथों से बनाया हो। जो भी उसे देखता मुग्ध हुए बिना नहीं रहता था। बोलती तो जैसे वातावरण में मधुर संगीत बज उठता, चलती तो जैसे जैसे धरती आसमान मंत्रमुग्ध हो देखने लगते। रूप ऐसा कि हाथ रख दो तो मैली हो जाए। गुणों की खान थी वह, ऊपर से सुरुचिपूर्ण रहन सहन उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता था। वह कॉलेज में विख्याता के पद पर 2 साल से कार्यरत थी। मुझे तो लगता था जैसे मुझे मन मांगी मुराद मिल गई हो। शादी से पहले मैंने न जाने कितनी लड़कियां देखी थी, परंतु हर बार यह कह के टाल देता था कि इसे देखकर मन के शिवालय में घंटी नहीं बजी। जब श्रेया को देखा तो मेरे मन मंदिर में मधुर घंटियां बज उठती थी। कितनी लड़कियों की तस्वीरें देखी, लेकिन कोई मन की एल्बम में फिर न लगी। लेकिन श्रेया मन में ऐसी बसी कि फिर किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मुझे आज भी याद है वह शादी का दिन, उसके साथ बीते हुए मधुर क्षण। कितनी कोमल, कितनी प्यारी, कितनी अच्छी थी श्रेया। शादी के कुछ महीने मोहब्बत की बातें करते घूमते घूमते पलक झपकते ही निकल गए। उन दिनों श्रेया के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। मैं ही नहीं, सारे घर वाले, खास करके मम्मी पापा भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। ऐसा कुछ विशेष था उसमें जो हर किसी को दीवाना बना देता था। मुझे भी मेरे सभी दोस्त छेड़ते थे, कहते थे कि देखो इसने तो भाभी पर मुग्ध होकर अपना नाम सार्थक कर लिया। शादी के बाद मुश्किल से 6 महीने बीते होंगे कि मेरी पोस्टिंग देहरादून हो गई। मैं श्रेया को लेकर देहरादून आ गया। उसने अपनी नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। मैंने तब भी बहुत समझाया था, मेरी तो जगह जगह पोस्टिंग होती रहेगी, तुम छुट्टी कब तक लेती रहोगी। यह नौकरी छोड़ दो और आराम से मेरे साथ चलकर रहो। मगर उस समय वह मेरी बात टाल गई। बात आई गई हो गई और हम वहां पहुंच गए। वहां मुझे बंगला मिल गया। हम दोनों ने अपने घर को मनचाहे रूप से सजाया। कई प्लान बनाए, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, यह होगा वह होगा, और ना जाने क्या क्या सोचते रहते थे। हंसते खिलखिलाते हाथों में हाथ डाले जीवन के वे सुहाने पल पंख लगाकर उड़ गए।
उस समय मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान समझने लगा था। यहाँ आने के बाद मैं उसे अपने से दूर भेजना नहीं चाहता था। मैं चाहता था वह सदा मेरी बाहों के घेरे में रहे, हर पल मेरे घर को महकाती रहे। और इसमें मैंने क्या गलत चाहा था? हर पति अपनी पत्नी को इसी तरह चाहता है। मैंने उससे कहा भी था कि मेरी इतनी अच्छी नौकरी है, सब सुख सुविधाएं हैं, तुम अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर यहीं रहो या यहाँ के कॉलेज में जॉब कर लो। मुझे लगा वह मान गई। फिर मैं निश्चिंत हो गया। मैं तो यही सोचता था कि लड़कियां तभी नौकरी करती हैं जब वे जीवन यापन के लिए मजबूर हो जाती है। श्रेया ने मुझसे झूठ बोला। उसने नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि अपनी छुट्टियां बढ़ा ली थी। मुझे लगता था कि वह मेरे साथ खुश है। उसने यहाँ आकर जाना कि यहाँ जिंदगी कितनी अलग है। यहाँ एक ऑफिस क्लब था जिसका मैं भी सदस्य था। वहाँ पार्टियां होती रहती थी। उसे पार्टियों में जाना अच्छा लगता था। शुरू शुरू में वो क्लब में डांस करने में हिचकिचाती थी। उस समय मैंने ही उसे बहुत संबल दिया। मेरे प्रोत्साहित करने पर धीरे धीरे वह खुलने लगी और जल्द ही वह पार्टी में आकर्षण का केंद्र बनती चली गई। तब मुझे बुरा नहीं लगा था। मैं अपने सहकर्मियों के बीच गर्व महसूस करने लगा था, यह सोचकर कि सबकी बीवियों में मेरी बीवी ही इतनी सुंदर और आकर्षक है। अब सोचता हूँ कि शायद मैंने वही गलती कर दी। यदि मैं उसे वही रोक देता, मैं उसे वही समझ जाता, तो शायद इतनी बात नहीं बढ़ती। परंतु नहीं, मुझे बाद में समझ आया कि श्रेया बंधकर रहने वाली इंसान नहीं थी। वह तो स्वतंत्र आकाश में उड़ान भरने वाला परिंदा थी। उसने घर की परिधि में रहना नहीं सीखा था। यहाँ आकर उसे उड़ने के लिए खुला आसमान मिल गया था। उसे सजना संवरना, मौज मस्ती करना, सैर सपाटे, होटलों में खाना और शॉपिंग करना बहुत पसंद था। शुरू शुरू में उसके मुंह में यह सब मुझे कभी गलत नहीं लगा था। लेकिन हर बात की जब अति हो जाती है तब वही बात बुरी लगने लगती है। यहाँ आए अभी कुछ दिन ही हुए थे। एक दिन उसने कहा, जानो हम शादी के बाद कहीं हनीमून पर नहीं गए, चलो ना कहीं चलते हैं। मैं भी उससे मना नहीं कर सका। तुम बताओ कहाँ चलना है, जहाँ तुम कहो चलते हैं। और उसके कहने पर हम दोनों ने कश्मीर का ट्रिप प्लान किया। फिर दोस्त ने सच ही कहा है कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है, यह वहाँ जाकर ही जाना। हरी भरी वादियाँ, कलकल बहती नदियाँ, बर्फ से ढके पर्वत मन मोह लेते। श्रीनगर में डल झील, शिकारे और गुलमर्ग, सोनमर्ग के बर्फीले पहाड़, फूलों से लदे बगीचे, देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, यादें, सभी कुछ बहुत ही मनमोहक। वह उन नज़ारों में खोकर रह गई। जगह जगह घूमना, फोटो खिंचाना उसका शौक था। मैंने भी उसे बहुत घुमाया, ढेरों तोहफे दिए, जी भरकर प्यार किया। उसके प्रेम में डूबा हुआ था मैं। तभी फिर अचानक मुझे उसके व्यवहार पसंद होने लगा। मैं जब भी ऑफिस से घर लौटकर आता तो वह कभी कभी घर पर नहीं मिलती थी। पूछने पर बहाने बना देती थी। धीरे धीरे वह मुझे इग्नोर करने लगी। फिर कई बार उसे किसी और के साथ हाथ में हाथ डाले हंसते बतियाते देख संदेह गहराने लगा था। जब मैं उससे पूछता कि वह कौन था तो जवाब में कहती कि तुम बेकार ही शक करते हो, वह तो मेरा दोस्त था। इस बात से मैं क्षुब्ध रहने लगा। वह मुझे धोखा दे रही थी। मैं उसके प्रेम में इतना पागल था कि उसके द्वारा दिए जा रहे धोखे को धोखा मानने को तैयार ही नहीं था। मेरा प्यार मुझसे दूर होता जा रहा था। उसके व्यवहार में मैं बदलाव महसूस कर रहा था। ऐसा लगता कि वह मुझसे बोर हो चुकी है और अब कोई दूसरा तलाश रही है। कई बार मन करता कि पूछूं कि श्रेया, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? तुम किस बात का मुझसे बदला ले रही हो? अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं रहा तुम्हें, आखिर क्यों? उसकी तरफ से किसी भी क्यों का कोई जवाब नहीं था। मेरा मन बहुत दुखी था और सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। कई बार घर में अकेले बैठे सोचता रहता था कि मुझसे कहाँ गलती हो गई। क्या श्रेया को चुनने में मुझसे कोई भूल हुई? कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता। आखिर मैं एक मर्द हूँ। श्रेया का मुझे अनदेखा करना, उसका बेगानापन, पराये लोगों के साथ उसका घूमना, कई कई घंटे घर से गायब रहना अब सहन नहीं हो रहा था। मेरा दिल टूट चुका था। फिर भी मैंने सब्र किया, यह सोचकर कि सब ठीक हो जाए। एक रात क्लब में पार्टी थी। उस समय श्रेया बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर में मैंने देखा वह अपने होश में नहीं थी। उसने शायद ज़्यादा पी ली थी। जब मैंने पहली बार देखा, उसके हाथ में सिगरेट भी थी और वह अप्सरों के बीच में बेतरह पश्चिमी संगीत पर नाच रही थी। मेरी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। मैंने उसके पास जाकर कहा, श्रेया चलो घर चलते हैं। उसने मेरा हाथ झटक दिया। मैंने फिर कोशिश की परंतु नाकामयाब रहा। मैं वहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, पर जब पानी सिर के ऊपर से निकलने लगा तब अंत में मैं उसे घसीटता हुआ घर ले आया। उसी दिन से वह मुझसे नाराज रहने लगी, क्योंकि पार्टी में मैंने उसका अपमान जो कर दिया था। घर आते ही वह मुझ पर बरस पड़ी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हर किसी को अपना जीवन अपने तरीके से जीने का हक है। तुम मुझसे यह हक नहीं छीन सकते।
यहाँ कोई फिल्म का दृश्य नहीं फिल्माया जा रहा था, जहाँ हकीकत में मेरी जिंदगी पर बन आई थी। स्थिति मेरे हाथ से निकलती जा रही थी। इसी बीच मम्मी पापा का फ़ोन आया। बहुत दिन हो गए तुम लोगों से मिले, बड़ी याद आ रही है, सो हम कल आ रहे हैं। सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने उनके आने की खबर जब श्रेया को सुनाई तो उसने कोई खुशी जाहिर नहीं की। उसके माथे की तोरियां चढ़ गई, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता में खलल पड़ने वाला था। जब वही श्रेया थी जो अपने सास ससुर का बहुत आदर करती थी और वे भी उसे बेहद चाहते थे। उसका ऐसा मन देखकर मुझे बहुत दुख पहुंचा। मैंने उसे बहुत समझाया, वे तो कुछ ही दिनों के लिए आ रहे हैं, तुम उनसे प्यार से मिलोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। मगर वह नहीं मानी। उसने न उनसे निभाया न ही उनका मान सम्मान किया। मैंने सोचा था कि मम्मी आकर उसे समझ लेंगी और पापा के सामने शर्म से श्रेया भी सही राह पर आ जाएगी। परंतु उसका व्यवहार देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मम्मी उसे हर तरह से समझाने की कोशिश कर रही थी। विवाह के बंधन, पति पत्नी के बीच के अटूट संबंध, समाज का डर, रिश्ते नाते उसे कुछ न बांध सका। मम्मी उसे व्रत, तीज, त्योहार, रीति रिवाज समझाने का प्रयत्न करती तो वह उल्टी सीधी बातें करके उनका अपमान करती, तर्क वितर्क करती। मम्मी ने भी हथियार डाल दिए। दिन प्रतिदिन झगड़े बढ़ते चले गए। सास ससुर उसे बोझ लग रहे थे। इस स्थिति में जीना दूभर हो गया था। मेरे गले में जैसे फंदा सा कसता जा रहा था। मम्मी पापा से मेरी हालत देखी नहीं जा रही थी। उनका श्रेया के साथ रहना भी मुश्किल हो रहा था और वे मुझे इस हालत में छोड़कर भी जाना नहीं चाहते थे। मैं तो जैसे सलीब पर टंग गया। एक रात श्रेया को समझाते समझाते मैं थक गया। वह बराबर मम्मी पापा के लिए अनाप शनाप कही जा रही थी, उन्हें अपमानित कर रही थी। यह सब बर्दाश्त के बाहर हो गया था। वह अपना तकिया उठाकर बाहर जाने लगी और बोली, तुम्हारे मम्मी पापा माई फुट। उसके इस बदतमीजी से खींचकर स्वतः ही मेरा हाथ उस पर उठ गया। मैंने उससे कहा, सॉरी बोलो श्रेया। उसने कहा, किस बात के लिए बोलो, तुम सॉरी बोलो, तुमने हाथ उठाया है। उसने माफ़ी नहीं मांगी, उल्टे जोर जोर से चिल्लाने लगी। यहाँ से जाने का बहाना मिल गया था उसे, बस फिर क्या था। उसने अपना सूटकेस उतारा और उसमें अपना सामान पैक कर दिल्ली अपने पीहर चली गई। हाँ, वह दिल्ली की ही रहने वाली थी। ऐसा लगा जैसे वह किसी की मौके की तलाश में थी। मुझे खुद पर ग्लानि हो आई कि यह क्या कर दिया मैंने। उसे मनाते मनाते ही उसे खो दिया। मैंने उसे बहुत रोकना चाहा, अनजाने में घबरा कर कि कहीं उसे खो ना दूं। मैंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन फिर उसने एक ना सुनी। लगा उसे बहुत अभिमान हो गया था शायद। उस घमंड ने ना उसे झुकने दिया, ना ही उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तभी मेरे मन ने मुझे धिक्कारा कि गलती करके भी माफ़ी ना मांगे और माँ बाप का सम्मान न कर सके। ऐसा खोखला व्यक्तित्व है उसका, जिसके पीछे तू दीवाना हो रहा है। जाने दे उसे, चली जाने दे। उसी दिन खत्म हो गया वह रिश्ता। शोर सुनकर मम्मी पापा बाहर आ गए थे। मम्मी पागलों की तरह बहू बहू पुकारती रही। कभी मेरी तरफ हाथ पसारती तो कभी दरवाजे की तरफ उसे रोक लेने को दौड़ती। उसने फिर किसी की नहीं सुनी, न पीछे मुड़कर देखा ही। पापा शांत हो अपनी कुर्सी पर बैठे वे यह तमाशा देखते रहे। कुछ नहीं बोले। उनके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द साफ झलक रहा था। चुप न रहते तो क्या करते। और फिर इस तरह से सोने दिलों की शुरुआत हो गई और यह सोनेपन का सिलसिला जिंदगी भर चलता ही रहा, कभी न खत्म होने वाला सिलसिला। एक घर 3 कोनों में बट गया। मैं, पापा और मम्मी खाने के टेबल पर कभी कभी साथ हो लेते। वे दोनों कभी साथ बैठते, बतियाते और जी हल्का कर लेते। परंतु मेरे कोने का अंधेरा, मेरे मन की कसक बढ़ती ही गई। कुछ दिन बाद वे लोग भी चले गए। इतने बड़े बंगले में समय गुजारना बहुत मुश्किल था। हर कोने में श्रेया की यादें बसी थी। समय काटे नहीं करता था। अकेले रहते हुए सूनापन मन में ऐसे रम गया था कि कोई जोर से बोलता तो मैं चौंक जाता। ऑफिस भी जाता था, सभी काम होते थे, लेकिन कहीं भी मन नहीं लगता था। किसी से हंसी मजाक करना बिल्कुल न सुहाता था। उस दिन भी क्लब में बैठा था, सभी इंजॉय कर रहे थे। तभी किसी ने कहा, यार विनोद, तूने रोहन को देखा? उसने हाथ का इशारा करके कहा, वह उस कोने वाली टेबल पर। वह आजकल बहुत पीने लगा है। तुम तो पहले भी मिले हो, जानते हो ना उसे? हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हो। बहुत हंसमुख हुआ करता था। यह सुधीर ही था जो विनोद को मेरे बारे में बता रहा था। विनोद इसी महीने यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया था। अब वह पहले वाला रोहन नहीं रहा। न वह हंसता है, न ही मजाक करता है। सुधीर बोला। विनोद ने अचंभित होकर पूछा, ऐसा क्या हो गया भाई? उसने विनोद को बताया, धोखा दे गई इसकी पत्नी इसे।
शायद किसी के साथ भाग गई, तभी से यह देवदास बना फिरता है। मन हुआ जाकर उसका गला पकड़ लूं या जबान खींच लूं उसकी, पर यह सोचकर कि गलत भी तो नहीं कह रहा वह। मैं चुपचाप वहां से उठकर चला आया। ऐसे जुमले अक्सर महफिलों में, पार्टियों में मेरे बारे में सुनाई देने लगे थे। शुरू में बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे यह सब सुनने की आदत सी हो गई। एक दिन पापा का फोन आया, कहने लगे यहाँ आ जाओ, कोई बात करनी है। बहुत दिनों बाद उन्होंने मौन तोड़ा था और संयत होकर मुझे अपना फैसला सुनाया, जिसे सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मुझे उसे तलाक के लिए स्वयं को तैयार करने में काफ़ी समय लग गया। असल में उम्मीद लगाए बैठा था कि श्रेया एक ना एक दिन जरूर लौट आएगी। वह भी मुझसे ज़्यादा दिन अलग नहीं रह पाएगी। लेकिन मैं प्रतिदिन उसका इंतजार करता ही रह गया। उसे नहीं आना था तो वह नहीं आई। कोर्ट कचहरियों के चक्कर इंसान को तोड़कर रख देते हैं, यह मैंने तभी जाना था। समन आते थे, तारीखें पड़ती थी, जिरा होती थी, वकीलों के वाक जल से भला कौन बच सकता। कोर्ट में झूठे सच्चे आरोप और उन्हें सिद्ध करने के प्रयास। इस सारी प्रक्रिया के दौरान मानसिक तनाव के बीच में धीमी गति से गुजरता वह जीवन। ऐसी कितनी ही भयानक रातें मुझे गुजारनी पड़ी। एक रात वह भी थी जिस दिन श्रेया घर छोड़कर गई थी। वह अमावस की रात से भी ज्यादा काली रात थी। बाहर तो घना अंधेरा था ही, लेकिन मन के अंदर भी तूफान उठ रहा था। हर बार चीखने का मन करता था। मन यह पूछना चाहता था कि श्रेया, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, जो तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैंने तो तुम्हें पलकों पर बैठाया था, जी जान से प्यार किया था। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? तुम मुझसे कहती तो सही। सोचता हूँ कि अंततः फैसला होगा ही, और वह इस विवाह बंधन से मुक्त हो जाएगी। वह तो निर्मोही है, धोखेबाज है, ना जाने किस मिट्टी की बनी है। लेकिन मैंने तो उससे प्यार किया था, किया है, और शायद जीवन पर्यंत करता रहूंगा। मैं आज भी स्वयं को इस तलाक के लिए राजी नहीं कर पाया। जो परिवार और समाज चाहता था वह उसने हमारे बीच करवा दिया। मगर मैंने इस तलाक को दिल से नहीं माना। यह कैसा प्रेम संबंध था, यह कैसा विवाह संबंध था जिसे मैंने माना लेकिन उसने नहीं माना। यह कसक सदा मेरे मन में रहेगी कि क्यों श्रेया, तुमने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।